मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के जिला चरखी दादरी के गांव रानीला के अंदर। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं और इस अंधी दौड़ के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि कौन विदेश में भेजने वाला एजेंट सही है, कौन असली है, कौन नकली है। कई युवाओं के साथ तो इतना बुरा भी होता है कि वो अमेरिका में कई कई महीने कई साल की जेल काटने के बाद इंडिया आते हैं और यहां आने के बाद फिर वही जो पहले उनके हालात थे उससे भी बदतर हालात मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला है रानीला गांव का। अंकित नाम इस लड़के का। बातचीत करेंगे सारी, क्या कुछ इनके साथ हुआ, क्या कुछ इनकी आप बीती है, क्योंकि ये भी उस अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए थे। लाखों रुपए लगाए, अपना घर बर्बाद किया विदेश जाने के लिए। 1 नंबर वर्क परमिट पर अमेरिका भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे को झूठी टिकटें दे के पैसे लिए। 5 अगस्त 2024 को एम्स्टर्डम की टिकट करवाई जो नीदरलैंड में पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक आदमी का फ़ोटो भेजा और बोला इसके साथ चले जाना। वहाँ मैं उसके साथ गया तो वापिस उन्होंने घर में रोका और मारपीट की और मेरा पासपोर्ट छीना और पैसे छीन लिए और घर से और पैसे मंगाने की डिमांड करी। पासपोर्ट और फ़ोन छीन लेते और भूखा प्यासा रखते। घर वालों से ही बोलते कि न देने पर डेड बॉडी भी नहीं मिली। उन्होंने ब्राज़ील भेजा, ब्राज़ील से फिर बोलबिया से पेरू, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, निकारागुआ और मैक्सिको भेजा। मैक्सिको जाके उन्होंने फिर अंदर एक कमरे में डाल दिया और एक कमरे में डालने के बाद 1 हफ्ते तक कुछ खाने न कुछ पीने को दिया और लगातार मारते रहे। उसके बाद उन्होंने एक कंटेनर में डाला और 1 हफ्ता 10 दिन तक वो कंटेनर में बंद रखा। ना उसमें शौचालय का बंदोबस्त था, ना और किसी चीज़ का। उसके बाद 12 दिसंबर 2024 को सुबह 5 बजे उनके आदमी थे जो डोंकर होते हैं, उन्होंने बंदूक के नोक पर मुझे अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और उसके बाद अमेरिका बॉर्डर पर पेट्रोल ने अरेस्ट किया और क्रॉस करते ही पकड़ लिया। हाँ जी, एक कमरा था 5 बाई 8 का और उसी में रखते थे। 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा बाहर निकालते थे, उसी में नहाना खाना और घर बात करनी, यही होता था। इस पूरे मामले में, पूरे झमेले में कितना पैसा लग गया आपको? इसमें 58 लाख रुपए लगे। उनको पता था कि वो इसको वहाँ नहीं भेज सकते वर्क वीज़ा पे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे देश में जाके और इसका रास्ता बांध दिया। अब आपको पीछे जाने को जगह नहीं है, आगे जाना है तो आपको इस तरीके से जाना है। तो आप ये बताइए कि मरता आदमी क्या नहीं करता। मेरे 16 कनाल 2 किले आते थे तो 1 किला मैंने बेच दिया और 7-8 भैंस बेची और फसल बेची। जो कि मैं ठेके पे ज़मीन लेके खेती करता था पहले, वो सारी फसल बेची और रिश्तेदारों से पैसे उठाए और कर्जे नीचे दबे हुए हो? हाँ, सभी कर्जे। आगे कुछ बचा नहीं? आगे कुछ भी नहीं। 5 बाई 8 की एक कमरा था छोटा, उसके अंदर 2 बेड लगे हुए थे ऊपर नीचे। उसमें एक दूसरी कंट्री का था, एक दूसरी अलग अलग कंट्रियों के लोग थे और उसे कमरा बाहर से लॉक होता था कंप्यूटर से और उसे फिर दिन में सिर्फ 3 घंटे ही उसे खोलते थे और 3 घंटे आधा घंटा कभी 40 मिनट कभी 1 घंटा कभी ऐसे करके खोलते थे और 2-3 महीने तक धूप भी नहीं दिखती थी, अंदर ही अंदर रखते थे और 2 ब्रेड और थोड़ा बहुत मक्की के दाने और राजमा ये सब देते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। या किसी ऑफिसर से कुछ बात बोली और उन्होंने वो नहीं की तो ज़्यादा 2-3 बार उसको बोलते थे कि ये काम करो या मुझे फ़ोन पे बात करनी है अपने घर से तो ये करना है, तो वो एक अलग कमरे में डाल देते थे। वो कमरा ऐसा था कि उसमें ऊपर से आवाज़ आती रहती थी। वो कानों से इतना मेंटली टॉर्चर करते थे कि उससे निकलने के बाद 1 महीने तक तो न तो कुछ बोलने की हिम्मत रहती न और कुछ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के जिला चरखी दादरी के गाँव रानीला के
अंदर पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं और इस अंधी दौड़ के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि कौन विदेश में भेजने वाला एजेंट सही है, कौन असली है, कौन नकली है। और हरियाणा प्रदेश के 90% युवा इन जालसाजों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। अपनी जो पारिवारिक पुश्तैनी संपत्ति है, जो जमीन जायदाद है, उसको बर्बाद करके बैठ जाते हैं। लाखों रुपए, यानी कि कोई 10-15 लाख रुपए भी नहीं, 50-50, 60-60 लाख रुपए तक बर्बाद करके, चौपट करके चुपचाप बैठ जाते हैं। और कई युवाओं के साथ तो इतना बुरा भी होता है कि वो अमेरिका में कई कई महीने, कई कई साल की जेल काटने के बाद इंडिया आते हैं और यहां आने के बाद फिर वही जो पहले उनके हालात थे उससे भी बदतर हालात मिलते हैं, क्योंकि जमीन जायदाद, घर बेच के, गिरवी रख के सब कुछ वो जाते हैं विदेश में और वहां से फिर उनको वापस लौटना पड़ता है क्योंकि इलीगल तरीके से गए। और हरियाणा प्रदेश में आजकल ऐसा ही चल रहा है। ऐसी एक कहानी है, ऐसा ही एक मामला है रानीला गांव का। अंकित नाम इस लड़के का। बातचीत करेंगे सारी, क्या कुछ इनके साथ हुआ, क्या कुछ इनकी आप बीती है, क्योंकि ये भी उस अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए थे। लाखों रुपए लगाए, अपना घर बर्बाद किया विदेश जाने के लिए और वहां जाकर मिला क्या? कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, वहां सिर्फ इनको जेल मिली, वहां सिर्फ इनको इनके ऊपर जो है जुल्म मिले, लाठी डंडे मिले, सजा मिली, इसके अलावा कुछ नहीं। और वापिस अपने घर आकर बैठ गए। अंकित नाम आपका? हाँ जी। रानीला के रहने वाले? हाँ जी। कब का मामला है, कहाँ, किस दिन से जो है ये पूरा मामला शुरू होता है अपने यहाँ से? स्टार्टिंग में जी मेरे को अरविंद नरवाड़ू उर्फ काड़ा, जो नरूखेड़ी गांव से हैं, वो मिला। उसने बोला कि हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे अमेरिका जाए हुए हैं, तो हम तुझे 1 नंबर वर्क परमिट पर अमेरिका भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे को झूठी टिकटें दे के पैसे लिए और उसके बाद बोला कि तुझे दुबई भेज जाना पड़ेगा और वहाँ तेरे अमेरिका के वर्क परमिट के लिए फिंगर होंगे। तो वहाँ उन्होंने 10 दिन तक दुबई रखा। दुबई के बाद वहाँ कुछ वर्क वीज़ा के लिए कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वापस इंडिया बुला लिया। इंडिया बुलाने के बाद उन्होंने वापस मेरी 5 अगस्त 2024 को एम्स्टर्डम की टिकट करवाई, जो नीदरलैंड में पड़ता है। वहाँ से उन्होंने सूरीनेम, जो लैटिन अमेरिका कंट्री है, वहाँ पहुँचा दिया। जो इसकी जो टिकट और ये भेजने वाले थे, इनमें राम सिंह मास्टर जो नरूखेड़ी से है, और इसका भतीजा अंकित, और संदीप छिछड़ाना जो एक्स पार्षद है, और सोनू जो उसका रिश्तेदार है। इन सभी ने मिलके मेरे साथ ये किया। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक आदमी का फ़ोटो भेजा और बोला इसके साथ चले जाना। वहाँ मैं उसके साथ गया तो वापस उन्होंने घर में रोका और मारपीट की और मेरा पासपोर्ट छीना और पैसे छीन लिए और घर से और पैसे मंगाने की डिमांड करी। और न देने पर 3-4 दिन तक वहाँ रखा और एक कमरे में बंद रखा और मारपीट करते रहे। उसके बाद पैसे देने के बाद बोला कि तुझे अनलीगल तरीके से जाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने समुद्र के रास्ते ज्ञाना देश में एंट्री करवाई और वहाँ से फिर ब्राज़ील भेजा। ब्राज़ील जाने के बाद उन्होंने फिर पैसों की डिमांड करी और न देने पर फिर वही मारपीट करते रहे और बार बार पैसे मंगवाते रहे और पासपोर्ट और फ़ोन छीन लेते और भूखा प्यासा रखते। घर वालों से ही बोलते कि न देने पर डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी और ये सब करते रहे। और इसके बाद उन्होंने ब्राज़ील भेजा। ब्राज़ील से फिर बोलविया भेजा। बोलविया से पेरू, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया में जाके संदीप ने बोला कि इसका मेरा एक फ़ोटो ग्रुप में डाला कि इस लड़के को ढूंढो, और इसको वो ग्रुप में डालने के बाद मेरे को वहाँ के डोंकरों से उन्होंने मारपीट कराई और पासपोर्ट छीन लिया और वहाँ से फिर पैसे लिए और फिर पैसे लेने के बाद उन्होंने पनामा जंगल में भेज दिया। वहाँ पर लगातार 1 हफ्ता का संघर्ष के बाद मैं वहाँ जंगल से बाहर निकला भूखे प्यासे रहने के बाद। फिर उस टाइम पे हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बिल्कुल मौत के करीब से होकर वहाँ से गुजरा। और उसके बाद उन्होंने आगे उनके डोंकर मिलते रहे और कोस्ट्रिका से ओंडरस, फिर ग्वाटेमाला
निकारागुआ और मैक्सिको भेजा। मैक्सिको जाके उन्होंने फिर अंदर एक कमरे में डाल दिया, और एक कमरे में डालने के बाद 1 हफ्ते तक कुछ खाने न कुछ पीने को दिया और लगातार मारते रहे। और उसके बाद मेरा पासपोर्ट और फ़ोन सब कुछ उन्होंने छीना, और पैसे न देने पर मारपीट करी और घर से पैसे मंगवाते रहे। उसके बाद उन्होंने एक कंटेनर में डाला और 1 हफ्ता 10 दिन तक वो कंटेनर में बंद रखा। ना उसमें शौचालय का बंदोबस्त था, ना और किसी चीज़ का। और वो लगातार मारपीट करते रहे, जो कि सब इन 5 आरोपियों के इशारे पर होता रहा। और वो संदीप छिछड़ाना जो एक्स पार्षद है, वो बार बार फ़ोन करता रहा और बोलता रहा कि पैसे न देने पर तुझे इससे भी बेहतर हाल होंगे। और मेक्सिको में आपके साथ मारपीट हुई, सारी चीज़ें ठीक हैं, आप पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसके बाद आप जैसे अमेरिकी पुलिस ने आपको कैसे पकड़ा? उसके बाद 12 दिसंबर 2024 को सुबह 5 बजे उनके आदमी थे जो डोंकर होते हैं, उन्होंने बंदूक के नोक पर मुझे अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। और उसके बाद अमेरिका बॉर्डर पर पेट्रोल ने अरेस्ट किया और क्रॉस करते ही पकड़ लिया? हाँ जी, क्रॉस करते ही पुलिस ने अरेस्ट किया और लगातार 9 महीने तक वहाँ जेल में रखा। वहाँ की जेलें बहुत ज़्यादा, एक कमरा था 5 बाई 8 का और उसी में रखते थे। 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा बाहर निकालते थे, उसी में नहाना खाना और घर बात करनी यही होता था। और उसके बाद मैं 31 अगस्त 2025 को वापस इंडिया डिपोर्ट हो गया, 9 महीने की जेल काट के। और फिर बीच में घर वालों ने इनसे बात करने की कोशिश की कि वो ऐसे तुमने भेजा और जेल में, या तो उसको इंडिया बुलाओ या वहाँ निकलवाओ, कुछ करो। तो इन्होंने बोला कि अगर कुछ भी किया तो तुम्हें जान से मार देंगे, हमारा सरकार में बहुत ज़्यादा हाथ है, और हम पहले भी मैं जिला पार्षद रह चुका हूँ, आगे भी विधायक की उम्मीदवार हूँ। तो इस करके उन्होंने लगातार फोर्स करते रहे और घर वालों को भी धमकाते रहे। जी, ये अंकित है, अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। इन्होंने किस तरीके से जो है अपनी जान दांव पे लगा के सब कुछ किया, पूरा सफ़र तय किया, और आखिर में इनको सिर्फ गिरफ्तारी मिली। अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करते इनको गिरफ्तार कर लिया गया, 9 महीने की जेल काटी। अमेरिका के अंदर सज़ा कितनी जो कठिन है वो भी इन्होंने बताया, और वापस फिर इनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। इस पूरे मामले में, पूरे झमेले में कितना पैसा लग गया आपको? इसमें 58 लाख रुपए लगे। 58 लाख रुपए लगे। जब आप बता रहे हो भी ये अलग अलग जगह पर आपसे मारपीट की गई, आपको बंदी बनाया, बार बार पैसे मंगवाए, तब आपने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की जिन्होंने आपको भेजा था? उन सब से बातचीत करते वहीं पैसे की डिमांड करते रहे, और न देने पर वहीं उनका सेम प्रोसेस, मारपीट करना और पासपोर्ट और फ़ोन छीनना, और ये सब वो करवाते रहे। और कहीं कमरे में डाल के हाथ पैर बांध के। और वापस आने की नहीं सोची भाई मेरे को आगे नहीं जाना? वापस आने के लिए मैंने उनको कई बार बोला कि मुझे वापस भेजो। उन्होंने बोला कि अगर तुम वापस जाओगे तो भी तुम्हें मारेंगे और कुछ नहीं, और न यहाँ से कोई वापस जाने का कोई रास्ता है। तो उसके बाद उन्होंने लगातार मारपीट करते रहे। मैंने वापस जाने के लिए बोला, पर वो जो जिला पार्षद है, संदीप एक्स चेयरमैन जिला पार्षद, वो बोलते रहे कि और राम सिंह बोलते रहे कि अगर आने की कोशिश की तो भी तुम्हें मारेंगे, बस अब तो तुम्हें आगे ही जाना होगा, और जो हम कहते हैं उसी इशारे पर चल, और ज़्यादा होशियार बनेगा तो तुम्हारे परिवार को पीछे भी मार देंगे। आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ जी, मुकदमा दर्ज हुआ है दर्ज? ये साहब उसको 1.5 महीने के करीब हो गए। हाँ। कुछ कार्रवाई हुई? ना जी, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने उनके खिलाफ सारे सबूत भी जमा करवा दिए, पर फिर भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, काफ़ी चीज़ें होंगी? हाँ जी, मेरे पास सारी चीज़ें मैंने पुलिस में जमा करवा दी, पर उसके उपरांत कोई भी उनके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हो रही है। जी,
अब पिछले दिनों जब सेशन चला हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का, उस समय हरियाणा सरकार ने नया जो है एक कानून पेश करने का काम किया। बजट सेशन के दौरान उन्होंने एक नया जो है कानून पेश किया था कि जो ट्रैवल एजेंट हैं इनके खिलाफ सख्ती बरतेंगे। जो इलीगल तरीके से हरियाणा के युवाओं को विदेश में इंपोर्ट करने का काम करते हैं, उसके बाद डिपोर्ट वापस उनको कर दिया जाता है। कई युवा ऐसे हैं जिनकी वहाँ हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद उनका 100 वापस मंगवाने के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपए हरियाणा के अंदर लोग दे रहे हैं कि हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे, 100 मंगवा दीजिए। तो उनके ऊपर सख्ती बरतने के लिए नया कानून लागू किया था, जिसमें इलीगल तरीके से भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर 10 साल की सजा और लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। जो बिना परमिशन के, बिना परमिट के जो इस तरीके का काम करते हैं, इलीगल तरीके से ये काम करते हैं, उनके खिलाफ भी 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। और वो गलत तरीके से जो भी संपत्ति अर्जित करते हैं, जो भी धन अर्जित करते हैं, उसको भी कुर्क किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन जब ऐसे मामले देखते हैं, हकीकत जब सामने आती है, तो सरकार के सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। अब हरियाणा सरकार से कोई पूछने वाला हो कि उनके उन नए कानूनों का हुआ क्या, आखिर वो कानून कहां लागू हुए हैं, हरियाणा के वो ट्रैवल एजेंट जो बच्चों को विदेश भेजते हैं, क्या वो उन कानूनों की परवाह मानते हैं? क्या उन कानूनों का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा है? क्या वो उन कानूनों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं? अब हरियाणा सरकार इस बात को क्यों नहीं देख रही है? क्यों जो है सिर्फ एक बार सख्ती बरती जाती है और उसके बाद सब कुछ वैसे ही ढीला ढाला सुनसान छोड़ दिया जाता है? एडवोकेट संजीव तक्षक उर्फ गुड्डू हमारे साथ खास बातचीत में है। पिछले दिनों कृषि मंत्री के साथ इनका पंगा हुआ था, उसके बाद से लगातार ये चर्चा में रहते हैं, हर सामाजिक मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं, और ये मामला भी इन्हीं के तहत जो है आगे प्रोसीडिंग में है, यानी कि कार्रवाई इस मामले में अमल में लाई जा रही है। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे, पूरा मामला आपके सामने है। जी लांबा साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपको शुभकामनाएं, और आप धन्यवाद कि आप सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हैं और इस तरह के जो भाई हैं इनकी आवाज़ आज आप बने हैं। तो हम चरखी दादरी ज़िले में इस गांव में रानीला में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इस भाई ये मेरे से मिला था इस मुकदमे से पहले, इसने आप बीती बताई तो 17/9/2025 को FIR नंबर 129 बोन थाने में दर्ज हो गई है। लेकिन पुलिस का रवैया, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है, बहुत ही घटिया रवैया है। मतलब ये आप लोगों की डेड बॉडी आ रही है पैसे में विदेश से, ये एक जिंदा बॉडी आई है। मुझे यहाँ मैं लोकल हूँ, इस समाज से वाकिफ़ हूँ, इस परिवार से वाकिफ़ हूँ, इनका लगभग सब कुछ बिक चुका है। और एक तो जैसे डोंकी तरीके से जाते हैं लोग, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, असंवैधानिक। उनको पता है कि आप गलत काम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लीगल था, ये लीगल था। और मैंने अब इनकी जो फर्द बरामदगी देखी है, जो पुलिस ने बनाई है, तो उसमें क्या है कि इससे सारे दस्तावेज भी लिए, इसने मेरे को भी दिखा दिए दस्तावेज। मतलब 100% जेन्युइन केस है, फ्रॉड केस का रखा है। मतलब जो बंदे हैं उन्होंने इसके साथ फ्रॉड किया है 100%, और एक प्लांट के तहत है। उनको पता था कि वो इसको वहाँ नहीं भेज सकते वर्क वीज़ा पे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे देश में जाके और इसका रास्ता बांध दिया। अब आपको पीछे जाने को जगह नहीं है, आगे जाना है तो आपको इस तरीके से जाना है। तो आप ये बताइए कि मरता आदमी क्या नहीं करता, परिवार भी क्या नहीं करता। अब आपको वहाँ डोंकी वे से वहाँ जाना है, अब उस जंगल को पार करना है, आज वहाँ ये सब चीज़ें हैं। हम यहाँ से अगर 10, 20, 30, 50 किलोमीटर अगर हरियाणा में या इस देश में भी अपहरण हो जाए तो भी एक परिवार डिमांड पूरी करता है। विदेश में हम, और 100% ये बात है कि एक जगह जाने के बाद तो इलीगल हो ही गए। मेरे डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी के पास हैं, उनका एक गिरोह है लंबा चौड़ा, हर देश में लोग बैठे हैं। जैसे भाई ने बताया कि कम से कम 12-15 देशों में से इसकी ट्रैवल कराई है इलीगल तरीके से। तो मतलब एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऐसा हो कि जिसमें हमें जांच करनी है कि गलत है या सही है। प्राइमा फेसिया दिख रहा है, हालांकि SP साहब ने मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके लिए भी इसको 1-2 बार तो विधायक के पास जाना पड़ा, SP साहब के पास भी लोगों को ले जाना पड़ा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बोन थाने में इसके साथ गंदा व्यवहार किया गया। और अब इकोनॉमिक सेल है, तो हमारा ये दुर्भाग्य है चरखी दादरी जिले का कि इकोनॉमिक सेल कोई भी मुकदमा सिरे नहीं चढ़ा पाती। बहुत काफ़ी मुकदमे पेंडिंग है। इस मामले में भी ऐसा कैसा है, वो प्रभावशाली लोग हैं, लिंक लाइजन है, उनके पास पैसे भी हैं, और हो सकता है उनके फ़ोन भी चलते होंगे। अब तक तो इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे हरियाणा में और देश में ये मैसेज देना चाहिए था कि हमने कितने बड़े नेक्सस को तोड़ दिया है। चरखी दादरी पुलिस के लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए थी कि एक ऐसा मामला दादरी में आया है, इमिग्रेशन एक्ट के तहत FIR लॉन्च हो चुकी है,
तो यहाँ की जनता को, दादरी की, हरियाणा की जनता को सरकार को ये मैसेज देना चाहिए था कि हमने ऐसा कर दिया है, इसी का टॉर्चर हो रहा है। इस बंदे की मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है। इसने पूरी जेल का विवरण नहीं बताया आपको कि कैसे कैसे जेल में इसको कैसे कैसे यातनाएं मिली हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है। तो एक बंदा ऐसे हालात में आ गया है, और हमारी जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस है, उसका इतना गंदा रवैया है, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। तो वैसे तो हम मतलब ये नहीं कि हम हार माने हुए हैं, आपके माध्यम से भी माइक आवाज़ बन रहे हैं। हरियाणा पुलिस के ऊपर भी एक मैसेज दे रहे हैं, और सोसाइटी को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि इस भाई की तरफ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, परिवार को बर्बाद ना करें। हम भाई के साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैकफुट पे हैं। लेकिन ये एक बेहुदी बात है कि इतने बड़े मामले में, जब विधानसभा में आपकी बात सही है कि चर्चा हो चुकी है, हवाई जहाज भर भर के जब अमेरिका ने इन बच्चों को यहाँ पे डाला है, तो भी पूरे हिंदुस्तान में गलत मैसेज गया है। वो भी हथकड़ियों में, गुड्डू साहब, हथकड़ियों में। मैं तो यूँ कर रहा हूँ, मैं तो इस बच्चे से रूबरू हो गया हूँ। आपने इसकी बातचीत से इसका अंदाज़ा लगाया होगा कि इसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। मतलब इतना टॉर्चर। उसके बाद ये भी तो एक टॉर्चर ही है कि आप सब कुछ बेच के घर बैठे हैं। सोसाइटी में भी एक टॉर्चर होता है। यहाँ लोग सुबह शाम तक क्या करेंगे, यही तो पूछेंगे आपका क्या चल रहा है, आपके साथ क्या क्या हुआ, औरों को बता देंगे। हेल्प कहाँ है? कोई सरकारी हेल्प नहीं है, सोसाइटी से कोई हेल्प नहीं है, पुलिस का रवैया मैंने आपको बता दिया है। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि बहुत कम समय में जितने भी जितना बड़ा आदमी है ना, उतना अच्छा है, उसको अंदर करें, उसको इंटरोगेट करें और पूरे नेक्सस को तोड़ें। यहाँ क्या बुरी बात है कि हमें जो अपराधी लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, लोगों के परिवार खराब कर रहे हैं, मतलब एक किस्म की मानव हत्या ये। तो आपको लगता है ऐसा होगा? कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए है? आपको लगता है कि रसूखदार, ताल्लुक बड़े बड़े नेताओं के साथ रखने वाले, राजनीतिक घाक लोगों के लिए कानून मायने रखते हैं? हम लड़ाई लड़ेंगे, पहले भी लड़ाई लड़ी है, आपने देखा भी होगा, चाहे इनकाउंटर केस था, उससे पहले भी चीज़ें थी। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ना हमारे किसी ने हाथ बांध रखे हैं। कानून के दायरे हालांकि लंबा चौड़ा है, लेट लतीफ़ी है, फ्लेक्सिबल है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी फ्लेक्सिबल है। जांच के नाम पे हमारे इन साथियों को, उनके पास तो पैसा है, पैसा प्रभावशाली है इस सोसाइटी में, फ़ोन प्रभावशाली है इस सोसाइटी में। तो हम हार नहीं मान रहे। हम मैं आप जैसे भाइयों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अलग माध्यम से पुलिस को एक बार है ना इंटीमेट कर रहे हैं। अदरवाइज रोड पे भी आएंगे, और जब हम रोड पे आएंगे और देश को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, दादरी को दिखाएंगे कि हमारे पास ये चीज़ है, पुलिस ऐसा कर रही है, तो कहीं की पुलिस की बेइज्जती होगी। तो हम इसमें लड़ाई लड़ेंगे 100%। एडवोकेट साहब, आपसे एक जरूरी सवाल जानना चाहूँगा। हर पार्टी के पास अपनी लीगल टीम होती है, हर जिले में होती है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के पास अपनी लीगल टीम है। यहाँ पे जो विधायक बने हुए हैं, जो इनके वोटों से जीतकर आज विधानसभा में बैठे हैं, उनको इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? क्योंकि इनके हल्के के लोग हैं, इतनी दुख सहा इन्होंने, इतनी पीड़ा सही, घर लुटा दिया, बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल कंगाली पर आ गए। क्या उनको इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? पार्टियों को इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? अपनी अपनी लीगल टीमें इनके लिए नहीं लगानी चाहिए थी? मनीषा हत्याकांड हुआ, रिजल्ट आईजी पूर्ण कुमार मारा गया। आत्महत्या भी एक हत्या होती है, ये भी कर सकता था आत्महत्या। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। एएसआई संदीप लाठर मारा गया। ये लोग हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। मैं किसी एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं करता, क्योंकि आपका चैनल पूरे हरियाणा में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। हालांकि ये गए हैं, उन्होंने फ़ोन किया है, लेकिन इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ खड़े होने का मतलब क्या है? इनके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि बड़े आरोपियों को अंदर हो जाना। तो वो जो बड़े आरोपी हैं, उनके विधायक मिलेंगे, उनके भी नेता मिलेंगे। इन नेताओं ने बैठा दिया हमारे देश में। विधायक की बजाय उनके मंत्री, ये जो हमारे बड़े बड़े साथी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हमारे आसपास बैठे हैं, हमारे गांव में बैठे, हमारा इलाका बैठा है, ये नेताओं का तो शिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कमी नहीं है, पुलिस तंत्र में भी कहीं कमी नहीं है। हमारे को दिक्कत ये है कि हमने रास्ता पुलिस नेताओं का पकड़ रखा है। हमारा दिक्कत आ गई, हम पक्ष विपक्ष के नेताओं को पकड़ते हैं, सरपंचों को पकड़ते हैं, जनप्रतिनिधियों को पकड़ते हैं, हम रोड को नहीं पकड़ते। हमें ये पता है कि बोंद एस्टो गलत करा तो बोंद एस्टो के खिलाफ नहीं बैठते। हमको आसान रास्ता वही पसंद आता है। जितना मूर्ख इन नेताओं ने हमारे को बना रखा है, या इस सिस्टम ने हमारे को बना रखा है, और हम बने हुए हैं। हमारी बैठकों में आप देखते होंगे राजनीतिक चर्चाएं मिलेंगी, तो इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको।
इनके साथ तो हमने सिर फुड़ाना, हमारे कैसे भाइयों ने सिर फुड़ाना है। और फिर भी हमें किसी से शिकायत नहीं है, हम अपने परिवार को, अपने समाज को मजबूत करेंगे। और जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता तो देर सवेर हम भी अब मैसेज देंगे। डॉक्टर साहब, ये जो नया विधेयक पारित किया सरकार ने, तो क्या ये दो चार छोटे मोटे ट्रैवल एजेंटों को पकड़ के सरकार ने अंदर कर दिया, सिर्फ उन तक ही लागू होता है? पकड़ लिया ट्रैवल एजेंट छोटे मोटे, ये कितने अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंट आपको दे तो दिए, जिनका कितना बड़ा नेक्सस है। बड़े ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी इस विधेयक? ये छोटों को भी नहीं पकड़ेंगे, जांच के नाम पर निकाल देंगे, सबूत नहीं है और कुछ नहीं। ये छोरा तो सारे सबूत ले रहा है, सारी रिकॉर्डिंग ले रहा है, जितनी बातें हुई हैं इनकी अलग अलग जगह से, जहाँ से सारी रिकॉर्डिंग है। उन लोगों से इस हालात में बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग है, फेक फर्जी टिकटें हैं इनके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चैटिंग को ट्रांसक्रिप्ट बना के पेपर पे उतरवा के वो दे दिए हैं। क्या चाहिए अब आपको? लेकिन इस किसी कोई दूसरा होता तो हो सकता है डेड बॉडी होती, हो सकता है एक भी चीज़ ना होती, कोई साधारण घर का बच्चा और रिकॉर्डिंग नहीं होती और सब चीज़ें नहीं होती। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद पुलिस ऐसा कर रही है, तो जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ क्या करता होगा, क्या करते होंगे? या एक बेगुनाह का सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि हमारे पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं होता। हम देहाती लोग हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते, धोखा इसलिए खाते हैं। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं। बहुत ही मुकद मदद कराना ही बहुत बड़ी समस्या है, और अंदर कराना तो आप पूछो ही मत। दादरी की बात करें तो एक फर्जी प्रॉपर्टी का मामला है, एक तहसीलदार ने शिकायत दे रखी, मेरे 35 इंतकाल फर्जी दर्ज कर दिए, कोई गिरफ्तारी नहीं है। एक फर्जी प्रॉपर्टी का मामला है, मतलब बहुत बड़ी 420 है, जिसमें कई MC फंस रहे हैं, उसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया है। लगातार 3 साल से तो ग्रीवेंस कमेटी में उठता हुआ मामला। हमारे जैसे लोगों ने ग्रीवेंस कमेटी में मामले उठाए हैं, हमारी खरामाटी कर रहे हैं। तो सब लोग एक चैनल में बैठे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, सुरक्षित गुलामी कर रहे हैं। नेता अपने बड़े नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, बड़े नेता और कहीं की किसी गुलामी कर रहे हैं। हालात ख़राब हैं, पुलिस का तंत्र और भी ज़्यादा ख़राब है। पर इसका मतलब ये है कि हम हार नहीं मान रहे, तभी तो आपके सामने बैठे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप एकजुट रहें। जब आपके साथ गलत होता है तो रोड पे आएँ, और हम रोड पे आएंगे इस मामले में। जी अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बता रहे हो ये जो 56 लाख है, 58 लाख 60 लाख रुपए जो आपके लगे, ये पैसा कहाँ से है? मैंने ज़मीन बेची थी। कितनी ज़मीन बेची? मैंने 1 किला ज़मीन बेची थी। कितनी आती है आपको? मेरे 16 कनाल 2 किले आते थे, तो 1 किला मैंने बेच दिया, और 7-8 भैंस बेची और फसल बेची। जो कि मैं ठेके पे ज़मीन लेके खेती करता था पहले, वो सारी फसल बेची और रिश्तेदारों से पैसे उठाए। यानी कर्जे नीचे दबे हुए हो? हाँ, सभी और कर्जे। आगे कुछ बचा नहीं? आगे कुछ भी नहीं, सभी जो था वो इन्होंने ले लिया। अब क्या करोगे? अब तो पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि इस की मामले की निष्पक्ष जांच हो और मुझे न्याय मिले, और आगे ऐसा कोई केस ना हो। जो वो कुछ ना करें, वो उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। वो विदेश विभाग सकते हैं, पैसों वाले और ज़्यादा सरकार में भी लिंक रखने वाले लोग हैं, और तो उनका वह अभी भी खुले घूम रहे हैं, तो उनका कोई मेरी की तरह और कोई शिकार ना हो, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अंदर हो। उन पे पहले भी बहुत सारी FIR दर्ज हो चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जेल में आप रहे अमेरिका में, 9 महीने आपने जेल काटी, किस किस तरीके से आपको यातनाएं मिली, कैसे कैसे प्रताड़ित किया, थोड़ा बता दीजिए ताकि युवाओं को अकल आ जाए। जो लोग विदेश की तरफ भागते हैं मुंह उठा के, उनको ये पता चल सके कि वहाँ होता क्या है आपके साथ। 5x8 की एक कमरा था छोटा, उसके अंदर 2 बेड लगे हुए थे ऊपर नीचे। उसमें एक दूसरी कंट्री का था, एक दूसरी अलग अलग कंट्रियों के लोग थे, और उसे कमरा बाहर से लॉक होता था कंप्यूटर से, और उसे फिर दिन में सिर्फ 3 घंटे उसे खोलते थे। और 3 घंटे आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी ऐसे ऐसे करके खोलते थे, और 2-3 महीने तक धूप भी नहीं दिखती थी, अंदर ही अंदर रखते थे। और 2 ब्रेड और थोड़ा बहुत मक्की के दाने और राजमा, ये सब देते थे, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरीके की जेलें थी। और हर टाइम कहीं कोर्ट में जाना होता या मेडिकल में जाना होता, तो और पैरों में और हाथों में और पेट पे हथकड़ियाँ लगा के बेलों से बांध के वहाँ ले जाते थे। यानी कि खूंखार आतंकवादी की तरह लेके जाते थे आपको? हाँ, खूंखार आतंकवादी की तरह। सब बहुत, एक आतंकवादी को भी इतनी प्रोटेक्शन के अंदर नहीं ले जाते जितना कि एक हमें बेगुनाहों को
पर वो करते थे जुल्म। एक वो जो कि जिसका कोई झूठा भी बोल देता या किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता या किसी ऑफिसर से कुछ बात बोली और उन्होंने वो नहीं की तो ज़्यादा 2-3 बार उसको बोलते थे कि ये काम करो या मुझे फ़ोन पे बात करनी है अपने घर से तो ये करना है, तो वो एक अलग कमरे में डाल देते थे। वो कमरा ऐसा था कि उसमें ऊपर से आवाज़ आती रहती थी। वो कानों से इतना मेंटली टॉर्चर करते थे कि उससे निकलने के बाद 1 महीने तक तो न तो कुछ बोलने की हिम्मत रहती न और कुछ। और उस जेल में हफ्ता 10 दिन वो रखते थे। ज़्यादा उनसे फ़ोन पे बात करने को बोला या कुछ खाने पीने के बारे में शिकायत की या कुछ भी किया तो वो इस तरह से दंडित करते थे। युवाओं को क्या कहेंगे जो भागते हैं, हम कनाडा जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे? ये सभी एजेंट झूठ बोलते हैं, पहले कुछ बोलते हैं बाद में करते कुछ हैं बच्चों के साथ और सभी के साथ। मतलब इन खुद से ज़्यादा तो एजेंटों की पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये कैसा है, किस तरीके से भेजता है। पहले भी इन्होंने बोला था कि तुझे एक ही नंबर में भेजेंगे, पर बाद में जहाँ पर रुकते हैं दूसरे देश में स्टे करवाते हैं वहाँ जाकर बोलते हैं कि अब तुझे 2 नंबर में जाना पड़ेगा और पैसे ले लेते हैं और पासपोर्ट और फ़ोन, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं रहता वो काम करने के बाद। उनके फिर पालतू हो जाते हैं, वो जहाँ कहते हैं अपने इशारे पे चलाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के युवा जो इनके चक्कर में आगे भी फंसेंगे? क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा, कार्रवाई नहीं हुई तो वो लाजमी है और भी फंसेंगे लोग और भी शिकार बनेंगे। उनको क्या कहेंगे? उनको बस ये कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह के फ्रॉड एजेंटों के से बचें और इसे ऐसा कोई करे तो उसको तुरंत पुलिस में उसकी इंक्वायरी करवाएं। इतना पैसा विदेश जाने में लगाते, अगर यहीं लगा देते तो कोई बड़ा काम धंधा भी शुरू हो सकता था। वो तो सर जो ये विदेश के नाम ये सोचा कि अच्छा है वहाँ जाके काम करेंगे, यहाँ तो खेती बाड़ी सदाते ही जो दादा परदादा बूढ़े करते आए तो कुछ अलग करने की सोची, इसी करके जो नई सोच है नई उम्मीद के साथ गए थे तो वो फिर इन्होंने किया नहीं, सारे अरमान और सपनों को तोड़ दिया। अब यहाँ सवाल हरियाणा सरकार के ऊपर आके टिकता है कि हरियाणा सरकार आखिर कर क्या रही है। उस नए विधेयक का आखिर हुआ क्या जिसमें सरकार ने कहा था कि ट्रैवल एजेंटों की नकेल कस देंगे। ट्रैवल एजेंट जो गलत तरीके से 2 नंबर के तरीके से युवाओं को विदेश भेजते हैं उनको अंदर डाल देंगे, अंदर जेलों को भर देंगे, उनको अंदर ठोक के उनको जो है लंबे समय तक अंदर रखेंगे, उनको भी कठिन सजा देंगे। कुछ नहीं हुआ और हरियाणा में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और वैसे भी हरियाणा प्रदेश की अगर चर्चा हो ही रही है तो यहाँ खुद पुलिसकर्मी ही, पुलिस के अफसर ही आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कैसी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि चीजें अलग अलग होती हैं हर मामले में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो क्राइम का ग्राफ पिछले कुछ समय बढ़ा है, ऐसे हालात शायद ही पहले कभी देखने को मिले हो। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? चलते देखिए, बस यही कहना चाहूँगा कि तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी हो, भाई के पैसे की रिकवरी हो और इस नेक्सस को तोड़ा जाए। सारी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही हैं और जैसे आपने बताया ना, इस भाई का कॉन्टैक्ट 58 लाख का नहीं था। इस भाई को बेचारे को अच्छी तरह बताना नहीं आया। 12-15 लाख रुपए में इसकी पहले सही तरीके से जाने की डील हुई थी, लेकिन जब वहाँ पहले देश में दूसरे देश में इसको रोका गया, उसके बाद तो जो पैसा अलग अलग देशों में मंगाया गया है वो तो मजबूरी के नाम पे मंगाया गया है। उसके बाद तो जिंदा रहने के लिए, एक अस्तित्व को बचाने का सवाल था। उसको बात तो ये था कि भाई ठीक है, इतना पैसा लग गया और 5-7 लाख रुपए भेज दो। अगले देश में जाके एक नया टास्क आ जाता है और 5-7 लाख रुपए भेज दो। ऐसे कर करके इसको तरह तरह करके, मतलब है ना, तरह से मारा गया इसको। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही इमीडिएट इसको किसी हाईटेक एजेंसी से इसकी जाँच हो। मुझे लगता है ये दादरी वाला इकोनॉमिक सेल इसको निपटा देगी। बेचारों को पता ही नहीं है। यहाँ तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले शराब बांट रहे थे दारू वाली, आपने भी उसको हाईलाइट किया था। यहाँ की पुलिस का तो काम ही कुछ हो रहा है। जिस इनकाउंटर केस में जिस आदमी को डिसमिस किया था दादरी ने, वो जो एसओ लगा रखा है, तो अस्त व्यस्त है पुलिस का सिस्टम। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि उम्मीद को तोड़ दें। उम्मीद जिंदा है। इसी पुलिस से, इसी सरकार से काम तो लेना ही पड़ेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों से बात रखेंगे। कोई ज़रूरत पड़ी तो रोड पे आएंगे। हरियाणा देखेगा, दादरी में रोड पे आएंगे हम। हमारे पास सारे चीज़ें हैं, सारे सबूत हैं, तो प्रयास करेंगे कि हमें न्याय मिले
उसके लिए हम, और दूसरा हरियाणा के युवाओं को, देश के युवाओं को यूँ कहना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फर्जी एजेंटों से बचें, फर्जी लोगों से बचें। एक संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से आप पढ़ने के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से अच्छी जानकारी लेके तो घर से बाहर कदम रखें। थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी संतुष्टि के लिए जीवन को खराब ना करें, ऐसी हालात में ना लेके आए कि दोबारा जीवन रिस्टार्ट ना हो। तो हमारे साथ एडवोकेट संजीव तक्षक उर्फ गुड्डू बातचीत में बने हुए थे। अंकित से सारी बातचीत की, कैसे इनको प्रताड़ित किया गया, कैसे इनसे पैसे लूटे गए, कैसे जो है इनको एक नंबर तरीके से विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई है, कैसे इनको बहका के और 2 नंबर के तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया। इन्होंने जब मना भी किया कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे वापस आना है, तो भी ये कहा कि वापस आने का रास्ता नहीं है, आगे जाना पड़ेगा, और अगर आगे नहीं जाओगे तो यहीं पर आपको मार के और खत्म कर देंगे, आपके डेड बॉडी भी आपके परिवार को नहीं मिलने वाली है। तो ये दर्द भरी कहानी एक युवा की थी जो विदेश जाने की चाह रखता था, लेकिन विदेश में क्या कुछ यातना इसने झेली है वो ये जानता है। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित है कि इसकी आवाज तक नहीं निकल रही है। किस किस तरीके की यातना इसने झेली है, कैसे कैसे दृश्य इसने देखे हैं, कैसे जो इसको टॉर्चर किया गया, मेंटली हैरेस किया गया है, वो सारी बातें ये खुद जानता है। इस पे बीती क्या है वो हम नहीं बता सकते अपने शब्दों के माध्यम से, वो तो यही बताएगा, इसके हालात बताते हैं। और आगे भी अब जो है जमीन बिक गई, भैंसे बिक गई, घर परिवार आस पड़ोस यारे प्यारे जो मित्र इनके हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे कर्जा उठा के विदेश में पैसे भेजे थे, लेकिन अब करें तो क्या करें, कोई रास्ता बचा नहीं। आखिर में घूम फिर के पुलिस के पास पहुंचे हैं, न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस इस युवक को जो इतना प्रताड़ित होने के बाद हरियाणा पुलिस के पास न्याय की उम्मीद लेके पहुंचा है, क्या इसको न्याय दे पाएगी या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से सदा से ही पैसे वाले रसूखदार लोगों के लिए अलग कानून रहा है और आम लोगों के लिए अलग कानून रहा है, वही परिपाटी यहां भी देखने को मिलेगी। पैसे वाले लोग बच जाएंगे, गरीब आदमी एक बार फिर मर जाएगा कानून के चंगुल में फंस के। यह बड़ा सवाल है, यह कहीं ना कहीं पुलिस की छवि पर भी एक सवालिया निशान लगाने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश की जनता पर छोड़ते हैं, वो इस बारे में सोचते क्या है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।